जय हिंद साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यूजीसी के एक नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो यूजीसी ने हाल ही में जारी किया था, और मैं इसके बारे में आपको सारी संपूर्ण जानकारी दूंगा। और ये वीडियो है वो स्पेशली उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और जिनका सपना पीएचडी करना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन के लिए कुछ रूल बदले गए हैं, कुछ नियम लागू किए गए हैं, तो उनके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो विदाउट नेट या विदाउट सेट वाले कैंडिडेट हैं और जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही सुनहरा मौका है, और यहाँ पर उनके लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो इस में जो भी आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके लिए, वो सारी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यदि आप यूजीसी से रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन निकलता है तो उससे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं यूजीसी से रिलेटेड यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, कहीं पर पूरे भारत में कोई भी पीएचडी में एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, या फिर कहीं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर देखो एक नया रेगुलेशन बना है, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018, अब आ गया 2022 यूजीसी रेगुलेशन 2022। और ये जो रेगुलेशन वो एमफिल और पीएचडी के रिगार्डिंग है। यहाँ पर एमफिल और पीएचडी से रिलेटेड बातें हैं। तो देखो इससे पहले दो अमेंडमेंट और हुए थे। एक अमेंडमेंट हुआ था 27 अगस्त 2018 को, दूसरा हुआ था 16 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, ये दो रेगुलेशन थे जिनको 2018 रेगुलेशन बोलते हैं, यूजीसी 2018 वाला रेगुलेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहला तो एक बदलाव यहाँ पर ये कर दिया गया है, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है प्यारे साथियों कि यदि अब आप फिलहाल में कहाँ पर है, हाँ ये रहा, देखो एवरी डिग्री ऑटोनोमस कॉलेज एंड अफिलिएटेड कॉलेज। अब आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी से, ऑटोनोमस कॉलेज से और एफिलिएटेड कॉलेज से, यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हो। पहले ऑटोनोमस कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज, इन दोनों की जो पीएचडी थी उसमें थोड़ा सा संशय रहता था कि पता नहीं हर जगह वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन अब आप यहाँ से भी पीएचडी कर सकते हो। तो अब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा ऑटोनोमस कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज, इन 6 से आप पीएचडी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये पीएचडी के ड्यूरेशन के बारे में बताया हुआ है कि पीएचडी का ड्यूरेशन किस तरीके से। तो देखो पीएचडी का ड्यूरेशन क्या हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2022 वाली, तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इससे रिलेटेड कुछ बदलाव हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पीएचडी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें भी बदलाव हुआ है। तो अब क्या होगा, यदि आप 2 साल की या 1 साल की कोई भी मास्टर डिग्री करते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी आप मास्टर डिग्री का कोर्स करते हैं और उसमें आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए, जो फिलहाल में है कि मास्टर डिग्री में आपका मिनिमम 55% होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हो। ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेटों को यहाँ पर 5% की छूट है। इसके अलावा जहाँ पर ग्रेड चलता है तो वहाँ पर ग्रेड के अकॉर्डिंग सिस्टम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम विद द सेम कंडीशन एज द सब कंक्लूजन 2.1.1। यदि आपकी 2 साल की मास्टर डिग्री है तो भी उसके बाद में यदि आपकी 2 साल की मास्टर डिग्री है तो उसमें भी आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। एक कैंडिडेट एडमिशन आफ्टर ए 4 ईयर ऑड सेमेस्टर बैचलर डिग्री, यदि कोई कैंडिडेट, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अब तक ग्रेजुएशन 3 साल की थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रेजुएशन 4 साल की हो जाएगी, जिसमें 3 साल और एक 4 साल। ठीक है, 4 साल में आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की डिग्रियां मिल जाएंगी। ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की डिग्रियां मिल जाएंगी। तो यदि आप नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 साल की बैचलर डिग्री करते हो तो फिर उसके तुरंत बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा एमफिल वाले कैंडिडेटों के लिए भी यहाँ पर है कि यदि कोई एमफिल कैंडिडेट जिन्होंने एमफिल कर ली है और उसका कोर्स वर्क हो चुका है
और एमफिल में एग्रीगेट उनकी 55% है यदि वो जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी ओबीसी एससी एसटी से हैं तो उनकी 50% चलेगी, तो वो भी पीएचडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 5% छूट है। ध्यान रहे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों को भी अब केवल 50% ही चाहिए। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों को मास्टर डिग्री में 55 चाहिए, बाकी ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस इन सभी को 50% चाहिए। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो ड्यूरेशन दिखाया हुआ है कि पीएचडी का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो ये तो आप बाकी जान सकते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर्म ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 years एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क। आपको पता होगा अब जो पीएचडी, अब क्या पहले भी पीएचडी का जो मिनिमम ड्यूरेशन था वो 2 साल का था, 2 साल में पीएचडी कर सकते हो कम से कम, और मैक्सिमम 6 साल है। 6 साल से ज़्यादा आप पीएचडी नहीं ले जा सकते, जबकि 2 साल से कम में नहीं कर सकते, और उसमें आपका कोर्स वर्क भी इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों को कुछ यहाँ पर छूट मिली है, 240 दिन वाला। यदि किसी के बच्चा हुआ है तो उसको, कोई बेबी है, मदर है जिसके बच्चा हुआ तो उसको 240 दिन की छूट मिल रही है। उसको 240 दिन वो कॉलेज ना जाए तो भी चलेगा, यूनिवर्सिटी ना जाए तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या पीएचडी में एडमिशन के लिए अब नेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया? नहीं भाई, अब देखो पीएचडी में एडमिशन के लिए 2 सिस्टम कर दिया। अब मैं यहाँ से समझाता हूँ, ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आएगी। एक तो है 40%, ठीक है, और एक है 60%। ये मैंने 40% लिख दिया, एक ये मैंने 60% लिख दिया। दोनों को आप ऐड करोगे तो पूरा 100% बन जाएगा। अब ये जो सपोज दैट 100 सीट निकली है कहीं से पीएचडी की, तो 100 का हम 40% निकालते हैं तो 40 सीट आता है, और 100 का हम 60% निकालते हैं तो 60 सीट आता है। ठीक है, तो जितनी भी वैकेंसियाँ निकलेंगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसका जो 60% है, वैकेंसी का जो 60% है, वो फिक्स हो गई किन के लिए? जिन कैंडिडेटों का नेट और जेआरएफ है। ठीक है, क्या है? जिनका नेट और जेआरएफ है। बाकी जो ये 40% सीट है वो किन के लिए? जिनका नेट और जेआरएफ नहीं है, जिन्होंने नेट या जेआरएफ नहीं किया है। तो अब देखो इस रूल से क्या हुआ है, इस रूल से इन लोगों को बेनिफिट मिला है। पहले ये रूल नहीं था, अब बिल्कुल 40% फिक्स हो चुकी है इनकी, और इनकी 60% फिक्स हो चुकी हैं। ये 60% से ज़्यादा नहीं जा सकते, ये 40% से कम नहीं रह सकते। तो अब तक क्या सिस्टम था, जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते थे तो कई जगह तो सभी का एंट्रेंस एग्जाम होता था, कुछ यूनिवर्सिटी होती थी जो विदाउट नेट वालों का एंट्रेंस एग्जाम लेती थी। उसके बाद क्या करती थी, वो नेट वालों को और जेआरएफ वालों को कुछ बोनस देती थी। जैसे नेट वालों को 10 नंबर का दे दिया, जेआरएफ वालों को 20 नंबर का दे दिया। और जो विदाउट नेट जेआरएफ थे उनको 0 बोनस रहता था। 0 बोनस, नेट वालों को 10 नंबर का बोनस और जेआरएफ वालों को 20 नंबर का बोनस। तो जिनका नेट जेआरएफ नहीं है, जिनका नेट नहीं है, जिनका सेट नहीं है, उनको यहाँ पर 0 नंबर मिल रहे हैं। जिनका नेट है उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिनका जेआरएफ उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ज़्यादातर 99% प्रोबेबिलिटी रहती थी कि यहाँ पर एडमिशन केवल सबसे ज़्यादा जेआरएफ वालों का होता था, उससे कम नेट वालों का होता था, और जिनका नेट नहीं है उनका तो एक तरीके से यहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं होता था, क्योंकि वो यदि नेट वालों से भी क्रॉस करते हैं तो उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने होते हैं। लेकिन अब इनकी 40% सीट फिक्स हो गई, अब इनका कंपटीशन केवल इन्हीं के बीच में रहेगा। ठीक है, और नेट जेआरएफ वालों का कंपटीशन केवल नेट और जेआरएफ वालों को के बीच में रहेगा। अब लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या आएगी पीएचडी करने में, जिनका केवल नेट है। जिनका जेआरएफ है उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अब पीएचडी करने में, लेकिन जिनका नेट है ना, उनको थोड़ी सी समस्या आएगी पीएचडी करने में। अब वो क्यों आएगी मैं वो समझाता हूँ। देखो 60% सीट रिजर्व कर दिया नेट और जेआरएफ वालों के लिए। अब यहाँ पर भी नेट वालों को बोनस मिलेगा, जेआरएफ वालों को बोनस मिलेगा। सपोज डेट नेट वालों का 10 नंबर का बोनस मिला, जेआरएफ वालों को 20 नंबर का बोनस मिला। ठीक है, तो अब किसी भी यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल में ऐसा होता नहीं है कि चलो सीट खाली जा रही है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे साथियों, नेट वालों को 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे पेपर में, किस में, नेट वालों को
10 नंबर का बोनस मिल रहा है, जेआरएफ वालों को 20 नंबर का बोनस मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो नेट वाले हैं ना, इनको इंटरव्यू में जेआरएफ वालों की तुलना में 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेट वालों को जेआरएफ वालों की तुलना में इंटरव्यू में 10 नंबर एक्स्ट्रा लाने होंगे, जिससे कि दोनों का ये जो अंतर है ये बराबर हो जाए। और इंटरव्यू ऐसा है नहीं कि बहुत लंबे चौड़े नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, ऐसा नहीं होगा। इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रहेगा। तो उसमें ये जो 10 नंबर का अंतर है ना, इसको कवर करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको भी पता है ये। तो अब जो ये 60% का क्राइटेरिया है, इसमें ज़्यादातर जेआरएफ वालों का होगा। हाँ, बाकी नेट वालों का भी हो जाएगा, जिनकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उनका। और बाकी जिनका नेट नहीं है उनका पीएचडी में एडमिशन बिल्कुल सिंपली तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो 40% जिनका यहाँ पर क्या होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है। तो जिन कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई नहीं है उनका क्या होगा, यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी क्या सिस्टम रहेगा प्यारे साथियों, 70% नंबर का तो आपका पेपर होगा, प्लस में 30% नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। जैसे टोटल 100 नंबर है, 70 नंबर का आपका पेपर ले लिया, प्लस में 30 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया, टोटल 100 नंबर हो गए। इंटरव्यू के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि भाई आपके पेपर में कम से कम 50% नंबर आने चाहिए। कितने? कम से कम 50% नंबर आने चाहिए। जिनके कम से कम 50% नंबर आएंगे उनका इंटरव्यू कॉल होगा। उसके बाद आपके पेपर में जितने नंबर हैं उनको जोड़कर, प्लस आपके इंटरव्यू को जोड़कर, इंटरव्यू में जितने नंबर आएंगे उनको जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बेस पर आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। ध्यान रहे, जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको इस एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 45% मार्क्स लेके आने होंगे, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको मिनिमम 50% मार्क्स लेके आने होंगे। तो ये था उन कैंडिडेटों के लिए जिनका ना तो नेट है ना सेट है, उनका पीएचडी में एडमिशन लेने का तरीका, कि सबसे पहले उनको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी आएगा, जो एक तरीके से नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसी का पोर्शन आएगा। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट का होगा। तो इस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेट का ही सिलेबस आएगा, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको पेपर में ये मिनिमम का क्राइटेरिया पास करना होगा। उसके बाद आपके इंटरव्यू के नंबर प्लस आपके रिटन एग्जाम के नंबर, इन दोनों को जोड़ा जाएगा और फिर आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जिनका नेट और जेआरएफ है उनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। और फिर जेआरएफ के बोनस अंक प्लस नेट के बोनस अंक, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, प्लस में इंटरव्यू के नंबर को जोड़ा जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी जेआरएफ वालों को 20 नंबर का बोनस दे रही है, नेट वालों को 10 नंबर का बोनस दे रही है, ठीक है। प्लस में 30 नंबर का या 30 नंबर का इंटरव्यू ले लिया। तो अब 30 नंबर में सपोज डेट आपके 15 आए, आपके 20 आए, ठीक है। तो 20 और 10 30 तो हो गए आपके, 15 और 20 35 हो गए आपके। और अब इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये था एक नया रूल पीएचडी में एडमिशन लेने से रिलेटेड। तो ये कुछ जो कैंडिडेट नेट या सेट क्वालिफाई नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। जिनका जेआरएफ है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन जिन कैंडिडेटों का नेट है उनके लिए अब थोड़ा सा स्ट्रगल का काम होगा ये। तो सबसे बेस्ट है आप जेआरएफ क्वालिफाई करो, फेलोशिप उठाओ अच्छी खासी, और बहुत शानदार काम है। बाकी ध्यान रहे, केवल नेट वालों का भी पीएचडी में एडमिशन होगा, ऐसी बात नहीं है कि उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका भी होगा, क्योंकि इंटरव्यू है यहाँ पर। इंटरव्यू में आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका बिल्कुल आसानी से नंबर यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो ये था आप सारी कहानी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।